नमस्कार प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की क्लासेज लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है ये जो क्लास होगी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और साथ में ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल जालक के बारे में। आखिर क्रिस्टल जालक होता क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अवेलेबल करवाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जालक की अगर अपन बात करें कि क्रिस्टल जालक होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों जिसके अंतर्गत अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन को एक नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। आगे अपन पढ़ चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। उसके अलावा अपन जो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, उनकी वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से जाकर के वो वीडियोज़ दे सकते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं क्रिस्टल जालक के बारे में, जिसे अपन त्रिबिम्ब जालक भी बोलते हैं। अगर इसकी दूसरी तरीका से परिभाषा अपन बोलें तो उसको बोल सकते हैं त्रिबिम्ब में, अर्थात 3D में, 3 डायमेंशन में, त्रिबिम्ब में अनंत बिंदुओं की, अनंत बिंदु से मतलब है आयन, परमाणु या आपका होगा अणु। त्रिबिम्ब में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिबिम्ब जालक कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो क्रिस्टल जालक होगा वो यूनिट सेलों का एक समूह होगा, जिसके अंतर्गत जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। कहने का मतलब दोस्तों, आपने यहाँ पर एक नया शब्द सुना है, इकाई अर्थात यूनिट सेल, इकाई कोशिका जिसे अपन कहते हैं या एकक कोशिका जिसे अपन कहते हैं। तो एकक कोशिका यहाँ पर आएगा नया शब्द, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एकक जो कोशिका है ये क्या होता है। यूनिट सेल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। कुछ वर्ड कॉमन होते हैं प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखने होते हैं। तो यूनिट सेल इसे कहते हैं एकक कोशिका, इकाई कोशिका जिसे अपन बोल सकते हैं। ये क्या होता है, तो ये होता है क्रिस्टल में उपस्थित वह स्ट्रक्चर या वह संरचना जिसे बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है जिस प्रकार से आप एक दीवार का निर्माण करते हो तो दीवार में आप ईंटों का प्रयोग करोगे, एक ईंट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस प्रकार से आप क्रम से सुव्यवस्थित तरीके से ईंटों को रखते चले जाओगे और उस पूरी दीवार का निर्माण हो जाएगा। तो वहाँ पर जो दीवार बनी है वो होगी आपका क्रिस्टल जालक, और जो ईंट है जिसके बार बार दोहराने से आपके क्रिस्टल का निर्माण हुआ है वो होगी आपकी एकक कोशिका या इकाई कोशिका या यूनिट सेल। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब क्रिस्टल जालक की या त्रिबिम्ब जालक भी इसे अपन बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा होगी त्रिबिम्ब में अर्थात 3D में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिबिम्ब जालक कहते हैं। ये एक इसकी ऑथेंटिक परिभाषा हो गई। उसके अलावा अपन ने लिखा एकक कोशिका, तो इसका मतलब हो गया कि जो अपन का त्रिबिम्ब है उसमें सुव्यवस्थित रूप से अर्थात किसी इकाई को बार बार दोहराने से जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो वो जो इकाई होगी जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल का निर्माण हुआ है वो इकाई होगी एकक कोशिका। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बात समझ में, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया कि जब दीवार का निर्माण होगा तो उसमें ईंटों का पुनरावृत्ति होगी, ईंटों की, एक ईंट के बाद दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट। तो कहने का मतलब उस ईंट से पूरी दीवार बनी है, तो यहाँ पर जो पूरी दीवार होगी वो किसका काम करेगी, क्रिस्टल जालक या त्रिबिम्ब जालक का काम करेगी। और जो ईंट है पर्टिकुलर जिसकी पुनरावृत्ति से दीवार बनी है, जिसको बार बार दोहराने से दीवार बनी है, वो जो ईंट होगी आपकी एकक कोशिका कहलाएगी, इकाई सेल कहलाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी। ये बात आपको यहाँ पर समझ में सबसे पहले आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका के बारे में समझ में आ गया होगा। इतनी बड़ी ये कोई बात भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोशिका क्या होती है।
अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एकक कोशिकाओं या इकाई जो सेल हैं आपकी इकाई कोशिका हैं या एकक कोशिका हैं, इनकी जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो जो यूनिट सेल है उसके पैरामीटर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको मैं बता देता हूं कि इसके अंतर्गत 6 पैरामीटर्स आते हैं और ये जो 6 पैरामीटर हैं वो 3-3 भागों में बटे हुए हैं। 3 तो इसकी होती है अक्षीय लंबाई और 3 होते हैं इनके अक्षीय कोण। इसका क्या मतलब है आपको मैं इस डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं एकक कोशिका के पैरामीटर्स। आप अच्छे से समझना, यहां पर मैं एक घन का निर्माण कर रहा हूं। इस प्रकार से मैंने ये घन बनाया। तो प्यारे बच्चों इस घन के अंतर्गत माना ये अपन का एक्स अक्ष है, ये अपन का वाई अक्ष है, ध्यान से समझना, और ये हमारा जेड अक्ष है। इसके जो पैरामीटर होंगे उनकी संख्या होगी प्यारे बच्चों 6। इनको 2 जगह बांटा गया है, अक्षीय लंबाई इनकी संख्या होगी 3 और अक्षीय कोण इनकी संख्या भी प्यारे बच्चों होगी 3। आगे बात समझ में अच्छे से समझना है धीरे धीरे करके। तो ये अपन का हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया अपन का वाई अक्ष और ये हो गया हमारा जेड अक्ष। अगर अपन बात करें अक्षीय लंबाई की, तो अक्षीय लंबाई को अपन स्मॉल ए, बी और सी से दर्शाते हैं। और अगर अपन बात करें अक्षीय कोणों की, तो इनको अल्फा, बीटा और गामा से अपन दर्शाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देखिए एक्स अक्ष पर जो लंबाई होगी वो होगी आपकी अक्षीय लंबाई ए। वाई अक्ष पर जो दूरी होगी, लंबाई होगी, वो होगी प्यारे बच्चों बी। और जेड अक्ष पर जो लंबाई होगी प्यारे बच्चों वो होगी सी। ठीक है, एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी और जेड अक्ष पर होगी सी। अब अक्षीय जो कोण होंगे उनको समझना है और उनको निम्न प्रकार से समझना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हो गया आपका ए और ये लंबाई हो गई आपकी बी, तो हमारे पास क्या नहीं आया प्यारे बच्चों, इसमें सी नहीं आया। और सी कौन से नंबर पर आता है, 3rd नंबर पर। और 3rd नंबर पर जो अपन का कोण होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, गामा। तो यहां पर आ जाएगा कोण कौन सा, अपन का गामा। आई बात समझ में? कहने का मतलब एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी, आया कौन सा नहीं, सी। सी के पास कौन सा है, गामा। तो ये कोण कौन सा कहलाएगा, अपन का गामा कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से अपन ने ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, आया क्या नहीं प्यारे बच्चों, ए नहीं आया। ए मतलब पहला वाला मतलब क्या हो गया, अल्फा कोण। इसी प्रकार से ये ए और ये सी, आया क्या नहीं बेटा, बी नहीं आया। बी 4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बीटा। तो ये कोण हो जाएगा आपका बीटा। तो कहने का मतलब घन के अंतर्गत 6 पैरामीटर्स हो गए। इन 6 पैरामीटर्स में 3 अक्षीय कोण और 3 अक्षीय लंबाई हो गई। अक्षीय कोण किस प्रकार से होंगे, ए और बी के मध्य जो अक्षीय कोण होगा वो गामा होगा, ए और सी के मध्य जो होगा वो बीटा होगा, और बी और सी के अंतर्गत होगा वो होगा अल्फा कोण। आ गई प्यारे बच्चों बात समझ में? तो इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये हो गए अपन के 6 पैरामीटर्स, जिनमें 3 अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय हो गए कोण। और ये हो गया इसका पूरा डायग्राम। ये आपको यहाँ पर बना लेना है, या फिर मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप ये बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
इसमें अगर आप और थोड़ा सा समझना चाहो तो इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जो आपके पैरामीटर्स हैं अक्षीय लंबाई, सबसे पहले अक्षीय लंबाई की बात करें और अक्षीय लंबाई के अंतर्गत 3 आएंगे ए, बी और सी। तो आपको पता होना चाहिए आपका ए आया है एक्स अक्ष में और बी आया है आपका वाई अक्ष में और सी जो आई है वो आई है जेड अक्ष में। ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है अक्षीय कोण, और अक्षीय कोण भी होते हैं 3, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां पर आपको देखना है जो अल्फा कोण था वो आपके बी और सी के मध्य का कोण है। इसी प्रकार से जो आपका बीटा है वो आपके ए और सी के मध्य का कोण है, और गामा जो है बी और सी के मध्य का कोण है। जो मैंने अभी अभी आपको फिलहाल समझाया था आप यहां से देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए गामा कोण है तो ये गामा ए और बी के मध्य का है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो सॉरी माफ़ कीजिए, ये गामा है तो ये आपका जो कोण होगा वो ए और बी के मध्य का कोण होगा। तो यहाँ पर आपको ए और बी लिखना है। उसके अलावा आपका अल्फा कोण है तो आप देखिए बी और सी के मध्य का कोण है, अल्फा बी और सी के मध्य का कोण है। और यहाँ पर बीटा देखिए ए और सी के मध्य का कोण है, तो बीटा में मैंने लिख दिया ए और सी के मध्य का कोण। गामा के लिए आपको ए गौमा बी के मध्य का कोण, ए और बी के मध्य का कोण है। तो ये अपन के 6 पैरामीटर्स होते हैं जो एकक कोष्ठका के अंतर्गत आते हैं। इनको भी आपको जानना बेहद ज़रूरी था, तो इनको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब अपन आगे बात करते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे जो अपन की एकक कोष्ठिका है इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ एक बार, और आगे अपन बात करेंगे यूनिट सेल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कहने का मतलब एकक कोष्ठका जो है, इकाई जो कोष्ठका है उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो मेन रूप से इनको 2 भागों में बांटा जाता है और वैसे ये 4 प्रकार की होती हैं। तो अपन चारों प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो होगा इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों वो होगा आपका आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इंग्लिश में भी लिख लें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने हिंदी में बता दिया है और साथ में आपको इंग्लिश में भी बता दिया है। आद्य एकक कोष्ठका कहो या सरल घनीय एकक कोष्ठका कहो या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहो, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों SCC। इसका मतलब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये क्या होता है, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। और यहां पर हम घन का डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। अब ये एक घन का डायग्राम हो गया। तो कहने का मतलब जो आद्य एकक कोष्ठका होगी उसको इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि आद्य एकक कोष्ठका या सरल घनीय एकक कोष्ठका क्या होगी। तो इस डायग्राम से आप समझोगे, अगर अवयवी कण किसी घन के केवल कोणों पर उपस्थित हों
तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होगी वो आध एकक कोष्ठिका कहलाएगी। दोबारा से सुन लेना, अगर आध एकक कोष्ठिका की अपन बात करें तो कहने का मतलब कोई घन है, उस घन के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण है, केवल घन के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हैं, तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होगी वो सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एससीसी कहलाएगी। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में, तो कहने का मतलब घन के कोने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घन के कोने कितने होते हैं? 8। तो कहने का मतलब अगर अवयवी कण किसी घन के केवल कोणों पर उपस्थित हों तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होगी वो आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एससीसी कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अगर जालकों की बात की जाए तो प्यारे बच्चों ये जालक होता है, इसको अपन जालक बोलते हैं। और जालकों की संख्या की बात की जाए तो इसमें टोटल जालकों की जो संख्या होगी कितनी होगी? 8, क्योंकि अभी जो कण हैं हमारे वो केवल और केवल 8 कोणों पर उपस्थित हैं, इसलिए इसमें जालकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों? 8 होगी। ये हो गई बात किसकी? आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका की बात हो गई। रही बात लिखने की आपको, तो वो मैं आपको नोट्स अवेलेबल वीडियो के अंतर्गत कराता ही हूँ। प्यारे बच्चों आपसे मैं एक बात करना चाह रहा था हल्की सी, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आपके अपने नाम ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि कितने सारे बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे लोग भी इन वीडियोज़ को देखते हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनको अपनी टीचिंग से मतलब नहीं है, दूसरे के पैर खींचने से सिर्फ उनका मतलब है, वो लोग भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं और उसके बाद बच्चों को भड़काते हैं। ये कृत्य बहुत गलत है, ये एक अच्छी बात नहीं है किसी भी एक अच्छे टीचर के लिए। तो जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ उसको समझ जाना चाहिए और इस प्रकार की बातों से उन्हें बाज आना चाहिए। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब ये था कि आद्य एकक जो कोष्ठिका होगी, सरल घनीय एकक जो कोष्ठिका होगी, उसमें जो अवयवी कण होंगे वो केवल घन के कोणों पर उपस्थित होंगे। ये तो बात हो गई अपन की आद्य एकक कोष्ठिका की। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, और दूसरे नंबर का जो अपन का प्रकार है एकक कोष्ठिकाओं का, यूनिट सेल का जो प्रकार है वो है प्यारे बच्चों अंतः केंद्रीय या केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको केंद्रीय बोल लो या केंद्रित बोल लो, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अगर इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे तो प्यारे बच्चों इसका नाम होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको बीसीसी, जिससे आपको याद रहेगा वो नाम है इसका शॉर्ट में बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब इसमें क्या स्पेशल है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होंगी, इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होंगी उनमें अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। या अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बीसीसी कहलाती हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? कहने का मतलब अगर मैं एक घन का निर्माण करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली बात है वो छोटी सी बात है, सिर्फ इतनी सी कि आपको इसमें जो अवयवी कण हैं वो घन के कोणों पर तो रखने ही हैं। 8 तो घन के कोने हो गए, इन पर तो आपको अवयवी कण रखने ही हैं, और साथ में जो एक अवयवी कण होगा वो जो पूरे घन का केंद्र होगा उस पर उपस्थित होगा। इस प्रकार से कहने का मतलब इसमें अगर अपन जालकों की संख्या की बात करें तो टोटल जालक कितने हो गए? 9। 8 तो हो गए घन के कोणों पर और 1 हो गया घन के
केंद्र पर। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठका में जो अंतर आता है वो घन के कोणों के साथ साथ केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित होता है, इसलिए ये कहलाता है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठका, जो कि नाम से ही क्लियर है। सरल जो घनीय एकक कोष्ठका थी उसमें जो अवयवी कण थे केवल घन के कोणों पर थे, इसमें घन के कोणों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित हैं, इसलिए इस प्रकार की जो एकक कोष्ठका होगी वो अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठका कहलाएगी। इसमें जो अपन के जालक हैं उनकी संख्या एक एक यूनिट में टोटल कितनी हो जाएगी? 9। 8 तो घन के कोणों पर और 1 घन के केंद्र पर। अब हो गए अपन के 2 टाइप। अब अपन बात करेंगे तीसरे प्रकार की, और तीसरा जो प्रकार होता है प्यारे बच्चों वो होता है घनीय, सॉरी माफ कीजिएगा, उसको अपन पहले इंग्लिश में बोलेंगे फिर आपको उसका हिंदी उच्चारण करेंगे। तो ये होता है बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब है फलक केंद्रित एकक कोष्ठका या एकक इकाई। तो इसको लिखेंगे फलक केंद्रित, या केंद्रीय बोल सकते हो या केंद्रित बोल सकते हो, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। अगर अपन इसका शॉर्ट नाम बोलें तो ये होगा FCC। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में, इसका जो शॉर्ट नाम होगा वो होगा FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसकी क्या खासियत होती है? तो इसकी खासियत मैं आपको इसके एक घन के डायग्राम से समझाऊंगा। इस प्रकार से ये अपन का एक घन है, अवयवी कण घन के कोणों पर तो होंगे ही, ये तो कॉमन सी बात है, और घन के कोणों के साथ साथ जो फलक है उसके केंद्र पर भी अवयवी कण होंगे, और फलकों की संख्या होती है प्यारे बच्चों कितनी? 6। कहने का मतलब एक घन में कितने फलक? 6 फलक। तो 6 फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे, और साथ ही अवयवी कण घन के कोणों पर भी उपस्थित होंगे, और इस प्रकार से जो घन के अवयवी कणों की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी यहाँ पर 8 और 6 14। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी प्यारे बच्चों इस प्रकार से। आपको इसकी परिभाषा बतानी है कि अगर अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठका होगी वो एकक कोष्ठका कहलाएगी क्या? फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, जिसे अपन बोलते हैं प्यारे बच्चों FCC या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। चौथी और लास्ट होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका, जिसे अपन बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पर मैं आपको चौथा टाइप बता देता हूं, यहां लिख देता हूं चौथा टाइप, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका। ECC, ई मतलब एंड, C फॉर सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे बात समझ में, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका, इसका आगे कोई महत्व भी नहीं है, केवल अपन को 3 के बारे में पढ़ना है, आद्य एकक कोष्ठका, अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठका के बारे में। ये अंत्य केंद्रित एकक जो कोष्ठका है इसके बारे में ज़्यादा आगे नहीं है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ इस छोटे से डायग्राम के माध्यम से। ये माना कि अपन का एक घन है, इस प्रकार से ये हो गया हमारा घन, अवयवी कण इनके कोणों पर इस प्रकार से। और दूसरी चीज मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं, कहने का मतलब 8 जो अवयवी कण होंगे वो तो कोणों पर होंगे ही, साथ में 2 जो अवयवी कण होते हैं वो विपरीत फलकों के केंद्र पर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक इस पर है तो एक इस पर होगा।
अगर आप एक इस पर लोगे तो एक इस पर आएगा। आगे बात समझ में? तो अब मैं अगर इसको बोलूं तो निम्न प्रकार से बोल सकता हूं, यदि अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ विपरीत फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित हों तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होगी वो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका होगी। तो कहने का मतलब एकक जो कोष्ठिका है, यूनिट जो सेल हैं, इसके टाइप हो गए प्यारे बच्चों कितने? 4। पहली वाली आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, दूसरी अंत एकक कोष्ठिका, तीसरी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और चौथी हो गई अंत्ययी केंद्रित एकक कोष्ठिका। चारों को मैंने आसानी से आपको विद एग्जाम्पल बताया है। मुझे उम्मीद है आपको एकक कोष्ठिका के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ाते समय टीचर्स के भी पैर हल जाते हैं। कहने का मतलब इन एक सारणी है, इस सारणी को याद करना बहुत ही तगड़ा काम है, लेकिन मैं आपको चुटकियों में ये सारणी याद करवा दूंगा, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें। ये सारणी क्या है, किस प्रकार से ये सारणी बनती है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अवेलेबल करवाने जा रहा हूं।